तो उत्तरकाशी में चल रहे 41 मजदूरों की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने अंतिम पड़ाव में पहुंची और आज किसी भी समय मजदूर टनल के बाहर आ पाएंगे। कल करीब 46 मीटर तक की जो ड्रिलिंग है वो पूरी हो पाई। इस बीच जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी लगातार सामने आई। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद की जा रही है कि आज सभी मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की नजर है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है और टनल में अभी तक 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि सुबह या दोपहर तक टनल में रेस्क्यू को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण 900 mm की पाइप है। ये वो पाइप है जो मजदूरों को आज एक नई सुबह देगी। इसी पाइप के जरिए 13वें दिन सूरज की पहली किरण मजदूर देख पाएंगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई अमेरिका की ऑगर मशीन ने। इसी ऑगर मशीन ने चट्टानों का सीना चीरते हुए मजदूरों के लिए नई जीवन रेखा खींची कि आपदा और चट्टान कोई बाधा बन ही नहीं सकते। उत्तरकाशी के टनल में पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं लगातार, लेकिन ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो हैं, जो ड्रिलिंग मशीन्स है उसमें बार बार खामी आ रही है। खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस को कई बार रोकना पड़ा। 12 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। ऑगर मशीन अपने भारी भरकम जबड़ों से चट्टानों को तोड़ रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से बार बार काम रुक रहा था। ड्रिलिंग के लिए जिस प्लेटफॉर्म पर मशीन को सेट किया गया उसमें कुछ दरारें आ गईं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। Whether there's a little rock or a big rock, and if the rock's too big, the auger won't work. If there's a piece of steel, because you know these tunnels are made with a huge amount of steel to keep them up, if there's a piece of steel, we can't auger through steel. वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी में मौजूद हैं और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए रहे। माना जा रहा है कि टनल से निकाले जाने के बाद वो अस्पताल में मजदूरों से मुलाकात करने जा सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर बातचीत की। तो मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और उसके लिए एनडीआरएफ की 15 जवानों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का अभियान अपने अंतिम चरण में है। मजदूरों को एक एक करके बाहर लाने का काम एनडीआरएफ की टीम को सौंपा गया है, जिसके लिए एनडीआरएफ ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एनडीआरएफ ने टनल से मजदूरों को बाहर लाने की जिम्मेदारी 15 जवानों को दी है। जैसे ही टनल के अंदर तक पाइप चला जाएगा तो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को एनडीआरएफ के जवान ही वहां से निकालेंगे। एनडीआरएफ की टीम मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए विशेष पहियों वाले स्ट्रेचर लेकर गई है, जिसमें पहिए और बैरिंग लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि श्रमिक अपनी शारीरिक स्थिति के चलते 60 मीटर तक चलने में असमर्थ होंगे। इस वजह से ये कदम उठाया गया है। टीम एक विशेष ऑक्सीजन पैक मास्क भी सुरंग में लेकर गई है। सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी। बीच बीच में इतना स्मूथ पैसेज नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर, मगर कोशिशें इसके लिए पूरी जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिन से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही एनकाउंटर खत्म हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिरा और इस दौरान 5 फौजी हमारे शहीद हुए। राजौरी के बाजीमाल में 2 दिनों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक फैला रहे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का टॉप कमांडर कारी भी शामिल था, जो डांगरी और कांडी हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में भी उसने कई हमलों की साजिश रची थी। आतंकी कारी आईईडी में स्पेशलिस्ट और ट्रेंड स्नाइपर था। उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उसे घाटी में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाजीवाल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए। आतंकियों के इस कायराना हमले का जांबाज जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और घने जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराया।
इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी में आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश के 5 वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जैसे ही 5 जवानों की शहादत की खबर उनके परिजनों को मिली, हर तरफ सिर्फ मातम था। महज 26 साल की उम्र में कैप्टन शुभम गुप्ता देश की खातिर कुर्बान हो गए। बुधवार को राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शुभम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कैप्टन एमवी प्रांजल भी राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले कैप्टन प्रांजल 63वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और 2 साल से कश्मीर में थे। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 पैरा कमांडो में तैनात हवलदार अब्दुल मजीद भी शहीद हुए। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। अलीगढ़ के सचिन भी राजौरी में आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए। उधर उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले जवान संजय बिष्ट ने भी आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। नवंबर महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह 30वां अयोध्या दौरा होगा। एक रिपोर्ट। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और बड़ा भक्तमाल मंदिर में आयोजित होने वाले अनुष्ठान में शामिल होंगे। सीएम योगी बड़ा भक्तमाल मंदिर में भगवान राम और सीता की मूर्तियों को सोने के मुकुट पहनाएंगे। इस मुकुट बनाने में 1 किलो सोना लगा है। सीएम योगी सुबह करीब 10:30 बजे अयोध्या पुलिस लाइन पहुंचेंगे और हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामकथा पार्क जाएंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और रामलला की आरती करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। यहां 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अपने अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान कृष्ण के दर्शन और भी दिव्य रूप में हो पाएंगे। आपको मीराबाई के जन्मोत्सव में शामिल होने मथुरा पहुंचे पीएम मोदी ने मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने इस दौरान वहां पूजा अर्चना की और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे लोगों को पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए मथुरा में विकास की उम्मीद बंधाई। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मथुरा दौरे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी पर धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। रिलीजियस एजेंडा रहे और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा प्रचार खत्म हुआ है और राजस्थान की जो 199 विधानसभा सीट है उस पर कल वोटिंग का दिन है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जनसभाओं और रैलियों का दौर खत्म हो चुका है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं से मतदान की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण एक सीट पर बाद में वोटिंग होगी। राजस्थान में कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। राजस्थान में कल 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए पूरे राज्य में
36,101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों की निगरानी जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम के जरिए होगी। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। और यूपी में इन दिनों जो हलाल सर्टिफिकेट है उसके फर्जीवाड़े पर लगातार रेड हो रही है। मुरादाबाद के एक स्टोर में एक दो नहीं 45,000 से ज्यादा हलाल प्रोडक्ट्स बरामद हुए। ये मुरादाबाद का इजी माई ग्रोसरी स्टोर है। इन दिनों ये भी हलाल के फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ चल रही जांच के रडार पर है। बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने जब यहाँ छापेमारी की तो यहाँ पकड़े गए हलाल प्रोडक्ट की गिनती हैरान कर देने वाली थी। यहाँ हलाल के फर्जी सर्टिफिकेट वाले कुल 1-2 नहीं बल्कि 46,795 प्रोडक्ट बरामद हुए। सही के द्वारा ऐसा कोई भी मानक नहीं है कि हलाल लिखा जाए, तो और इसके लिए बैन लग चुका है हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन द्वारा। तो इसलिए इस पे छापेमार कार्रवाई चल रही है और इसको सीजर करके एक सैंपल में जब आएगा नमूना वैसे विधि कार्रवाई की जाएगी। इन सभी प्रोडक्ट्स को सीज कर दिया गया है और फिलहाल जांच के लिए भेज दिया गया है। फर्जी प्रोडक्ट्स की गिनती इतनी ज्यादा थी कि कुल 13 बोरे इन सैंपल्स को भरने के लिए इस्तेमाल किए गए। सीज किए गए उत्पादों में 13 ब्रांडेड कंपनियों के खाने के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कुल 390 पैकेट टीम अपने साथ लेकर गई है। मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी है और उसमें जानकारी आ रही है दरअसल कि धमाका टालने के लिए मांगे $1 मिलियन। 48 घंटे में दी गई ब्लास्ट की धमकी। ईमेल के जरिए ये धमकी आई है। धमाका टालने के लिए $1 मिलियन की रकम मांगी गई। एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात आरोपी की तलाश हो रही है। लगातार ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया है। अज्ञात शख्स ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भेजे ईमेल में टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ये ईमेल quadacasserole@gmail.com से आया है। ईमेल भेजने वाले शख्स ने धमाका टालने के लिए 48 घंटे में $10 लाख की मांग की है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये सारी रकम बिटकॉइन में देने को कहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 385, 505(1)(b) के तहत एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजा गया है उसका पता लगा लिया गया है और पुलिस ईमेल भेजने वाले शख्स की पहचान कर उसे पकड़ने में जुटी है।